बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड साइंटिफिक मेथड। इसके अंदर हम देखेंगे कि रिसर्च क्या है, एजुकेशनल रिसर्च क्या है और साइंटिफिक मेथड इन दोनों चीज़ों से किस तरह रिलेटेड है। आइए देखते हैं। सबसे पहले रिसर्च इज़ एक्चुअली अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम टू रीच एनी कंक्लूजन और डेवलप न्यू थ्योरीज। कि हमने एक सिस्टमेटिक वे के अंदर किसी भी चीज़ को सर्च करना ताकि किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सके या फिर कोई न्यू थ्योरी डेवलप कर सके। रिसर्च हमारी इस पर्पस में होती है। इसका अगर हम देखें हमारा डेली लाइफ में किस तरह से ये इम्पैक्ट डालती है, तो ये रिसर्च जो है हमारी डिसीजन मेकिंग इन्हेंस करती है। हमें बताती है यहाँ से लेके इवन कि हमने क्या खाना है, मेडिसन वी टेक and helps to better understand the world around us and find solution to problems। कि जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी की प्रॉब्लम है उनका हम मुआयना करते हैं कि साथ वाले लोगों को अगर वो इशू आया था तो उन्होंने किस तरह से रिज़ॉल्व किया था। रिसर्च बेसिकली इसी चीज़ का नाम है कि हम किसी भी फिनोमिना को दोबारा इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको समझते हैं कि वो कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस तरह से अब कौन से अल्टरनेटिव हम यूज़ करके उसका सलूशन ढूंढ सकते हैं। रिसर्च स्टूडेंट को भी बड़े तरीक़ों के अंदर हेल्प करती है। रिसर्च स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस करती है, एनालिटिकल स्किल्स को पॉलिश करती है विद द हेल्प ऑफ हैंड ऑन लर्निंग्स। इवन रिसर्च हेल्प्स डिफाइनिंग एकेडमिक कैरियर एंड पर्सनल इंटरेस्ट, एक्सपेंडिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ a cohesion field outside the classroom, not only in classroom but also outside the classroom। ये जो रिसर्च है ये एक एटीट्यूड है स्टूडेंट का। किसी भी एक पढ़े लिखे और अनपढ़ के अंदर डिफरेंस जो आएगा मेरे ख्याल में वो यही होगा कि जो पढ़ा लिखा होगा वो किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले उसकी रीज़निंग देखेगा, उसका मुआयना करेगा, उसकी तहकीक करेगा। यही बेसिकली फ़र्क है जो हमें बताया भी गया है। हमारा इस्लाम बताता है कि पढ़ा लिखा और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। तो उसकी मेन वजह अगर बताई जाए तो यही होगी रिसर्च कि जो पढ़ा लिखा होगा वो बात करेगा तो उसके पीछे कोई लॉजिक होगी, कोई रीज़निंग होगी। ये हैं कुछ क्राइटेरिया रिसर्च करने की कि अगर हमने रिसर्च करनी है तो कौन सी क्राइटेरिया फॉलो होंगी या फिर कौन सी क्राइटेरिया होती हैं जो रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले है ओरिजिनल, कि हमने कोई भी चीज़ जो सर्च करना चाह रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम लिया है तो हमने वो ओरिजिनल लेना, कोई फेक ना हो। फिर एम्पिरिकल मीन एविडेंस बेस्ड, कि उसके अंदर बातें बिल्कुल एविडेंस बेस्ड हो। ऐसा ना हो कि कहीं की बात कहीं पे लगा के जिनका आपस में लिंक ही ना हो और उनको शुरू कर देना। देन लॉजिकल, जो रिसर्च है वो एक लॉजिक में चलती है, एक कंसिस्टेंसी होती है, स्टेप्स होते हैं वो हमने फॉलो करने होते हैं। फिर साइक्लिकल, जो रिसर्च है ये एक साइकिल में चलती है कि एक प्रॉब्लम मिला, उसका सलूशन ढूंढा, फिर उस सलूशन को दोबारा, उस प्रॉब्लम को दोबारा री इन्वेस्टिगेट किया, क्या इसका कोई और सलूशन निकल सकता है, किसी और तरीके से हम इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद पांचवी क्राइटेरिया है कंट्रोल। जो रिसर्च होती है वो एक कंट्रोल्ड वे में होती है। ये नहीं है कि आप टाइम बाउंड नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो आपने लगाए जाना है, लेकिन नहीं, ये कंट्रोल्ड होती है। आपने लिमिटाइज़ करना होता है अपने प्रॉब्लम को, अपने टाइम को और अपने रिसोर्सेज को देखते हुए। नेक्स्ट कम्स रिसर्च प्रोसेस, कि रिसर्च का प्रोसेस क्या है, कि रिसर्च जो हमने करनी है हम प्रोसेस कौन सा फॉलो करेंगे। ये जो स्टेप्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, पेपर्स में भी पूछे जाते हैं और इनका कंसेप्ट रिसर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एमफिल में एंट्री चाहते हैं तो ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। तो सबसे पहला है कि रिसर्च करने के लिए हम करते हैं, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम इस प्रॉब्लम के ऊपर अपना काम करेंगे। उसके बाद रिव्यूइंग लिटरेचर के अंदर हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम के ऊपर पहले कितना काम हो चुका है, अगर काम हुआ है तो वो किन डायरेक्शन में हुआ, उसके ऊपर डाटा एनालिसिस, डाटा सैम्पलिंग किस तरह से की जो पहले रिसर्चर थे। इस तरह आप ये बात ज़हन में बिठा लें कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो प्रॉब्लम आपने डिसाइड किया वो पहले किसी और ने
उसके ऊपर काम ना किया हो। आजकल इतना ज़्यादा काम हो चुका है कि कोई प्रॉब्लम रहा नहीं है जो जिसका लिटरेचर मौजूद ना हो। तो हमने यही करना होता है, इसके अंदर जो हमने प्रॉब्लम डिसाइड किया है उसके ऊपर उसके रिलेटेड जितना भी मटेरियल हमें मिलता है उसको हमने खंगालना है, उसको देखना है कि उसके ऊपर पहले कितना काम हो चुका है। अगर उसके 3 डायमेंशन हम मैं कहूँगा, पहली डायमेंशन ये होगी कि आपने देखना है कि उसके अंदर मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है, डाटा गैदरिंग किस तरह से यूज़ किया गया, उसके बाद सैम्पलिंग तकनीक कौन सी थी, उसकी रिकमेंडेशन कौन सी थी। फिर ये देखना है कि वो जो पिछला रिसर्चर है जिसने पहले उस प्रॉब्लम पे काम किया है उसने किस हद तक कितने डीप लेवल गया है। आप कोशिश करें कि वहाँ से आगे शुरू करें कि वो इतनी गहराई तक गया है मैं उससे आगे जाऊँगा। आप शुरू ही उसकी गहराई के आगे करें। इससे ये होगा कि वो जो एक हमारा फिनोमिना है री इन्वेंटिंग द व्हील वो ख़त्म हो जाएगा। उस साइकिल को तोड़ना है कि एक प्रॉब्लम को दूसरी डायमेंशन में देखना है बजाय इसके कि जो पहली डायमेंशन है उसी में देख के। और थर्ड स्टेप है सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, कि जब हमने लिटरेचर को रिव्यू कर लिया फिर हम अपना रिसर्च क्वेश्चन बयान करेंगे कि पहले ये काम हो चुका है, हमारे ख्याल में ये काम की ज़रूरत है, हम इसको इस वे में लेके चलेंगे। ये है हमारा रिसर्च क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव ये होंगे, हम इतने टाइम के अंदर इसको अचीव करेंगे। और हाइपोथेसिस एक अलहदा मौजू है जो डिटेल मांगता है, उसके लिए एक अलहदा वीडियो बनाई गई है, वो आप लिंक में देख सकते हैं। देन कम्स स्टेप नंबर 4, चूजिंग दी स्टडी डिज़ाइन। हमने डिज़ाइन चूज़ करना है कि हम कौन सा उस अपनी रिसर्च के ऊपर डिज़ाइन लगाएंगे, जो कि बेसिकली 2 अप्रोचेस हैं, उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, फिर उसकी सब टाइप्स हैं। हम देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सी अप्रोच लग रही है, हमने डिफ़ाइन करना है कि हम ये इस डिज़ाइन में चलेंगे, क्योंकि हम करैक्टरिस्टिक्स में पीछे पढ़ चुके हैं कि ये एम्पिरिकल है, लॉजिकल है, फिर साइकिल एक हमने फॉलो करना है, और कंट्रोल वे में लेके चलने के लिए हमने उसका जो स्टडी डिज़ाइन है वो हमने पहले डिसाइड कर लेना है। देन कम्स डिज़ाइनिंग द सैम्पल डिज़ाइन। हम जो सैंपल लेंगे उसके बाद हमने वो डिसाइड करना है कि हमने सैंपल किस तरह लेना है, कि हमारा ये भी हमारा जो क्वेश्चन होगा वो डिसाइड करेगा कि उस क्वेश्चन के रिलेटेड हमें डाटा किन किन तरीक़ों से मिल सकता है। तो वो हमारा सारा इसके अंदर आएगा सैम्पलिंग डिज़ाइन के अंदर। सैम्पलिंग डिज़ाइन हमने जब डिसाइड कर लिया फिर आएगा डाटा कलेक्शन, फिर हमने डाटा कलेक्ट कर लेना है उस सैम्पलिंग को फॉलो करते हुए। डाटा कलेक्शन के बाद आएगा प्रोसेसिंग एंड डाटा एनालिसिस। उस डाटा को प्रोसेस करके उसको एक शक्ल दे के अरेंज करके उसको हम एनालाइज़ करते हैं। एनालाइज़ करने के बाद हम लिखते हैं रिपोर्ट। जब डाटा एनालिसिस हो जाएगा, उसकी इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, तो फिर हमारे पास कुछ रिकमेंडेशन आएंगी। जो रिपोर्ट राइटिंग है उसके अंदर हम यही करते हैं कि हमने एक स्टडी की, उसके अंदर हमें ये फाइंडिंग्स मिली, ये हमारी रिकमेंडेशन है। फिर हम उन फील्ड्स में बताते हैं। अगर हमारी टीचिंग के रिलेटेड तो हम टीचर को अपनी रिपोर्ट बना के भेजेंगे कि हमने ये रिसर्च की थी, ये हमारी रिकमेंडेशन है, ये फाइंडिंग है, ये हमारा काम है, ये हम अपना लिटरेचर ऐड करते हैं, वो होती है रिपोर्ट राइटिंग। होप सो रिसर्च प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। इससे नेक्स्ट है एजुकेशनल रिसर्च। वो थी रिसर्च, ये एजुकेशनल रिसर्च, ये एक ही इसके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी एजुकेशनल फिनोमिना, प्रोसेस एंड पर प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम। एजुकेशन सिनेरियो के अंदर रहते हुए जो भी हम रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हुए, सिस्टमैटिक स्टडी फॉलो करते हुए, वो हमारी एजुकेशनल रिसर्च होती है। इसका अल्टीमेट गोल होता है कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, enhance student learning outcomes by generating new knowledge and evidence based recommendation for policy and practices। इसका अगर हम स्कोप देखें एजुकेशनल रिसर्च का तो वो 4 डायमेंशनल है। सबसे पहला है, अगर हम इसका कोई सीक्वेंस नहीं है 4 डायमेंशनल, ये मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है और भी इसकी डायमेंशन निकल, लेकिन मेजर जो इसकी डायमेंशन है, जो इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, वो यही है। सबसे पहली करिकुलम डेवलपमेंट इवैल्यूएशन, कि हम रिसर्च करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट और इवैल्यूएशन के लिए। दूसरी टीचर एजुकेशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। थर्ड एजुकेशनल पॉलिसी एंड गवर्नेंस and student learning and achievement. These are the 4 dimensions, those are covered in educational research. This साइंटिफिक मेथड, इसके बाद आता है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड को समझना इसके साथ इसलिए ज़रूरी है कि साइंटिफिक मेथड बैकबोन का काम करता है रिसर्च मेथड के अंदर। कि हमने रिसर्च मेथड करनी है तो जो हमारा लॉजिकल एम्पिरिकल वे में लेके चलना होता है, उसके जो रूल्स होते हैं वो साइंटिफिक मेथड हमें बताता है कि किसी भी चीज़ को जांचना किस तरह है।
तो देखते हैं साइंटिफिक मेथड के अंदर क्या है जी। साइंटिफिक मेथड के भी कुछ स्टेप्स हैं जो हमें देखने हैं। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। कोई भी हमने जो प्रॉब्लम रिजॉल्व करना है, सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है। किसी भी प्रॉब्लम को लेके हम ऑब्ज़र्व करते हैं, लाइक जैसे एग्जांपल में दिया गया है कि पौधा ग्रो कर रहा है। फिर ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे दिमाग के अंदर क्वेश्चन आएगा कि पौधा की ग्रोथ के लिए हमें कौन सी खाद की ज़रूरत होगी। फिर हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। हम उसके लिए 3 तरह की खादें लेके आते हैं जो हम अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो फिर हम उसका रिज़ल्ट देखते हैं कि रिज़ल्ट जब देख लेते हैं तो फिर हम एक कंक्लूजन करते हैं उस रिज़ल्ट को देखते हुए। तो ये हमारा साइंटिफिक मेथड का एक रिज़ल्ट, एक पैटर्न है, स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, हाइपोथेसिस, रिज़ल्ट एंड कंक्लूजन। फिर जो साइंटिफिक मेथड है इसकी अप्रोचेज़ हैं जो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी रिज़ल्ट और कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। वो उनका ओवरव्यू ये है कि इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव जो रीजनिंग फॉलो की जाती है या फिर इंडक्टिव अप्रोच है, वो ये कहती है कि हम एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद उसकी पैटर्न रिकग्निशन करेंगे, उसके ऊपर अपना रिज़ल्ट लेके आएंगे और फिर एक जनरल कंक्लूजन दे देंगे कि हमने ये ऑब्जर्वेशन की थी, फिर एक और इस तरह की, फिर और इस तरह की, फिर हम एक जनरल स्टेटमेंट दे देंगे। दूसरी अप्रोच है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग इस तरह से है कि कोई भी एग्जिस्टिंग थ्योरी है जो पहले डिवेल्प है, ऑलरेडी डिवेल्प, उसके ऊपर हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। हाइपोथेसिस डेवलप करने के बाद हम डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा को एनालाइज करेंगे, फिर हम बताएंगे कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाया था उस एग्जिस्टिंग थ्योरी को लेके उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। पहली अप्रोच है इंडक्टिव रीजनिंग। इसके स्टेप्स हैं, इसको हम लेके चलते हैं स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन हम इस तरह से कह सकते हैं, स्पेसिफिक को याद रखने के लिए ये है कि मोस्टली जो कंसेप्ट्स होते हैं जो कि रेयर होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, ना कि जो आम चीज़ें हो रही होती हैं वो जनरल में आ जाती हैं। जब हम स्पेसिफिक कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं जो कि बिल्कुल रेयर हो, फिर उसकी पैटर्न रिकग्निशन करेंगे, देन हम जनरल कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे। तो ये हमारी होगी इंडक्टिव रीजनिंग। एग्जांपल से समझते हैं, चीप मेडिसन ए एंड बी बोथ काज मेजर साइड इफ़ेक्ट, कि सस्ती मेडिसन साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं। फिर पैटर्न रिकग्निशन स्टेप 2, ऑल ऑब्जर्व्ड चीप मेडिकेशन काज मेजर साइड इफ़ेक्ट। जो भी सस्ती दवाइयाँ ख़रीदी गई थी उनकी जब ऑब्जर्वेशन की गई, उनके रिज़ल्ट देखे गए तो सब ने साइड इफ़ेक्ट क्रिएट किए। इसके बाद हम एक जनरल कंक्लूजन देंगे, ऑल चीप मेडिसिन काज मेजर साइड इफ़ेक्ट्स, कि जो चीप मेडिसिन हम यूज़ करते हैं उससे साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं। ये थी इंडक्टिव रीजनिंग। देन कम्स डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग बिल्कुल ही उसके अपोजिट है। इसके अंदर हमने एक जनरल जो स्टेटमेंट डेवलप हो चुकी है, एक थ्योरी हमारे पास डेवलप्ड है, वो वहाँ से हाइपोथेसिस डेवलप करना है। हाइपोथेसिस डेवलप करने के बाद हम डाटा कलेक्शन करेंगे, डाटा को एनालाइज करेंगे, फिर हम हाइपोथेसिस बता देंगे कि रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। एग्जांपल से समझते हैं, ऑल बायोलॉजिकल लाइफ डिपेंड ऑन वाटर टू एग्जिस्ट। ये एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश थ्योरी है कि बायोलॉजिकल लाइफ जो है वो डिपेंड करती है पानी पर ज़िंदा रहने के लिए। फिर हमने एक हाइपोथेसिस बनाया, ऑल लैंड मैमल डिपेंड अपॉन वाटर टू एग्जिस्ट, कि जो ज़मीन के ऊपर रहने वाले मैमल्स हैं, ये एनिमल्स की कैटेगरीज़ में से एक कैटेगरी है मैमल्स, कि उनको एग्जिस्ट करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ये हमने एक हाइपोथेसिस बना लिया। फिर हम इसके ऊपर डाटा कलेक्ट करेंगे, हम स्टडी करेंगे लैंड के ऊपर मैमल की स्पीशीज़ को, कि उनको ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत भी है कि पानी के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं। जब हमने डाटा को कलेक्ट किया तो हमने एनालाइज़ किया कि तमाम मैमल्स को पानी की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। फिर जो एट द एंड स्टेप है, हम एक बताते हैं कि हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। तो हमने देखा कि तमाम जो हमारा हाइपोथेसिस था वो ये था कि ऑल लैंड मैमल डिपेंड अपॉन वाटर टू एग्जिस्ट। क्या वाटर ज़रूरी है मैमल को ज़िंदा रहने के लिए? तो बिल्कुल हमने देखा है अपने इसके अंदर डाटा कलेक्शन के अंदर, डाटा एनालाइज करके हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं हुआ, वो एक्सेप्ट हो गया, कि हमने स्टेटमेंट ठीक दी थी।
इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसको लिए आपको एक अलग वीडियो में डिटेल के साथ बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।